हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी 10th क्लास चैप्टर 5th लेकर आए हैं, जिसमें हम खनिज और ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे और जो आपके एग्जाम के कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है। एनसीईआरटी के साथ साथ हमने यहाँ गूगल से कुछ स्लाइड लेके आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी को बहुत आसान बना दिया है। जैसे यहाँ जब हम खनिज संसाधन लोहे की बात करेंगे तो लोहा किन देशों में पाया जाता है, तो हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई चाबी चाबी जो होती है आपकी मोटरसाइकिल की होती है, घर की होती है, तो चाबी को याद करो तो आपके जो कंट्री है वो याद हो जाएंगे, लोहा उत्पादक देश कौन कौन से हैं। जैसे चाबी सी एच से बन जाएगा आपका चाइना, और ए से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और बी से बन जाएगा ब्राजील, और आई से बन जाएगा इंडिया। तो यहाँ चाबी बना दी गई है। ये जो है आपका कंट्रीज भी बना दिए गए, कलरफुल बना दिए गए। यहाँ तो आपको स्लाइड में छोटा दिख रहा है, अगली स्लाइड में बड़े अच्छे से तरीके से दिखेगा। तो लास्ट वीडियो हमने बनाया था जो वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी 10th का चैप्टर 4 था, उससे पहले तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने 6th क्लास से लेकर यहाँ तक एनसीईआरटी कवर करा दिए। तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने का आसान तरीका, एनसीईआरटी आपको मिलती नहीं है मार्केट में और ना ही आप पढ़ पाओगे, लेकिन हमने यहाँ आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दिए ताकि आप एक 6th क्लास से लेकर 12th तक अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर पाओ। तो यहाँ पर बात करेंगे हम खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण होता है क्या भाई? तो यहाँ पर खनिज भाई दो प्रकार, धात्विक और अधात्विक, है ना। और तो इनमें धात्विक हम देखेंगे जो जिसमें लो धात्विक दो प्रकार के हो जाते हैं, एक लौह धातु हो जाते हैं, एक अलोह हो जाते हैं। तो जिनमें लोहा का अंश होता है लोह होता है, जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है वो अलोह होता है। जैसे लोह अंश में कौन कौन से, लोहा, आयशक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आ जाता है, और अलोह में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आ जाता है। फिर बात करेंगे बहुल्य खनिज जो धात्विक होते हैं। धात्विक का मतलब है जिसमें से उष्मा और विद्युत गुजर जाती है, सुचालक होते हैं। तो बहुमूल्य में जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा खनिज वो हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। अब अधात्विक खनिज वो जिनमें से विद्युत और उष्मा नहीं गुजर सकती, कौन कौन है? अभ्रक है, नमक है, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। तो ये एग्जाम्पल थे। यहाँ इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्वालिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी मिनरल्स है। तो यहाँ बात करेंगे हम खनिज की। खनिज होता क्या भाई? तो भाई खनिज की जब हम बात करते हैं तो खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। तो सभी खनिजों से बने हैं। तो आइए बात करते हैं खनिज है क्या। तो वे भूवैज्ञानिकों के अनुसार, जो भूवैज्ञानिकों की बात करते हैं तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। जैसे हीरा कठोर है और चूना नरम है। तो कुछ खनिज कठोर होते हैं, कुछ नरम भी होते हैं। तो यहाँ पर आपने जियोलॉजिस्ट ने जो डिफाइन किया मिनरल्स को एज ए होमोजेनस जो नेचुरली ओक्योर्ड सब्सटेंस विद ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों की बात करते हैं तो खनिज जो अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। भाई आपको पता है खनिज जैसे लोहा है, लोहा ऐसे प्राप्त नहीं होता है, काफी कुछ चीजें उसके अंदर मिली होती है, उसको फिर प्योरीफाई करना होता है। तो जब किसी भी खनिज में अन्य अवयव तथा तत्वों का मिश्रण होता है, किसी खनिज या अन्य अवयव का मिश्रण का तत्व जो होता है उसे अयस्क बोलते हैं। तो आयरन और इंग्लिश में जब हम बोरे की बात करते हैं। अब खनिज प्राय निम्न सैलो समूह में पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं कौन से वाले हैं। तो पहले जो है आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में विद्यमान जो होते हैं, उनकी दरारों में जो पाए जाते हैं, सिराओं के रूप में जो होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है यहाँ पर जब हम बात करते हैं, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के लिए भी जाने जाते हैं। तो जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो उसमें हम जब बात करते हैं जो उष्मा और दबाव का परिणाम से अवसादी चट्टानें, जैसे अपन देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं तो जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित हैं। ये किससे आते हैं? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसको याद कर लेंगे। तीसरा है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि भी है, धरातली चट्टानों के अपघट्य की बात करते हैं तो चट्टानों घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अन्य अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानों रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से हुआ था। ठीक है ना। तो बॉक्साइट की निर्माण की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जो पहाड़ियों के आधार घाटी तल के स्त्रेत में भी, जैसे भाई पहाड़ियों से नदियां बहती हैं, तो जो निक्षेप होता है तो उस निक्षेप को क्या बोलते हैं? तो ये कह रहे हैं प्लेसर निक्षेप। जैसे कुछ खनिज पाए जाते हैं, प्लेसर निक्षेप बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन याद कर लेना, ये प्लेसर निक्षेप। अब प्लेसर निक्षेप हो सकता है आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम की किताब में ना मिले, लेकिन एनसीईआरटी में नजर आ रहा है तो यहाँ से उठा के दे दे। तो प्लेसर निक्षेप वो होते हैं जो रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना।
और इसमें जो सोना है, चांदी है, टीन है, प्लेटिनम, ये प्रमुख आते हैं। नेक्स्ट है महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में भाई खनिज पाए जाते हैं, तो महासागरों में भी पाए जाते हैं भाई, ठीक है ना। और इसमें जैसे हम बात करते हैं मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइन है, ज़्यादातर समुद्री जल में ही ड्राइव्ड होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोहा, जैसे कि आयरन ओरे की। तो लोहा हमारा जो खनिज है उसकी जब हम बात करते हैं तो आयरन ओरे की फॉर्म में वो निकलता है। तो आयरन ओरे, अब लोहा जो है 4 प्रकार का होता है भाई, और 4 प्रकार का जब लोहा होता है तो उसकी क्वालिटी के आधार पर उसको डिफाइन किया गया है। लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है भाई। जिस देश में लोहा होता है तो उसका इकोनॉमी अच्छे से तरीके से, औद्योगिक विकास जो इंडस्ट्रियली डेवलप करेगा, तो लोहे की जरूरत पड़ती है। तो भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह अयस्क युक्त लौह अयस्क से धनी है। तो भारत के पास बहुत ज्यादा लोहा होता है। अपने कुल उत्पादन का 55% तो अकेला जापान को ही हम निर्यात कर देते हैं। और खनिजों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में भारत का जो प्रथम स्थान है, भारत को जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है खनिजों में, तो वो लोहे की बिक्री से मिलता है। तो जैसे ये कुछ पॉइंट थे मैंने अभी आपको बताया, एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। इसलिए आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने से क्या होता है कि भी आप कहीं बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब भी आप पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। या एग्जाम आ जाता है तो एग्जाम के टाइम पे इनको बड़ी स्पीडली देख सकते हैं, तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। जैसे आप गाने सुनते हैं तो आपको पता होता है अगला गाना कौन सा आने वाला है, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाते हैं उन चीज़ों को सुनते हैं। तो ऐसे ही अगर आप ये वीडियो देखोगे, सुनते रहोगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जिसमें 70% लोह अयस्क पाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने मिनरल्स जो लगाए हैं, तो सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं आयरन ओरे जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, तो आयरन ओरे सबसे अच्छी क्वालिटी का जो माना गया है वो मैग्नेटाइट माना गया है, और जिसमें 72.4% लोह अंश होता है, जिसमें लोहा सबसे ज़्यादा होता है, तो मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे जो है हेमेटाइट है, जिसमें 70% होता है। और तीसरे नंबर पे जो है लिमोनाइट है, और चौथे नंबर पे है वो आपका सिंडेराइट है। तो ये क्रम में आप याद रख सकते हैं, यहाँ से इस सीक्वेंस में इसको लगा दिया गया है। अब प्रोसेस देखते हैं, लोहा निकलता कैसे, कैसे निकाला जाता है। तो जब हम बात करते हैं लोहे की निकालने की एक प्रोसेस होती है भाई, जो जैसे जियोलॉजी एक प्रोसेस होती है, जमीन के अंदर से ये निकाला जाता है, और फिर ये ट्रकों में भर के माइनिंग से, और ये फिर पहुंचा, इसको बिफिकेशन किया जाता है। इसमें से लोहा जो ठोस है अलग निकाले जाते हैं, तो ये बिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसको अलग अलग किया जा रहा है। और फिर इसको अलग करने के बाद स्टील मेटल जो इसको मेल्ट कर दिया जाता है, तो उसको मेल्ट करके भी निकाला जा सकता है, नहीं तो फिर जो पेलेटाइजिंग होता है, इसको पिघाल दिया जाता है। पिघलाने के बाद इसमें मिक्सअप किया जाता है, लोहा किस प्रकार का बना है, टीन कितना मिलाया जाएगा, तो एक पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। और अब बात करते हैं लोहा उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो विद ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कॉन्टिनेंट बनाया गया हमने, देशों की आकृति बता दी गई है, देश कौन सा कहाँ पे है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नंबर 1, जब हम चाबी छल्ला है ना, लोहे की चाबी होती है, तो चाबी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर CH से बन गया चाइना, तो नंबर 1 कौन सा है भाई, चाइना है। नंबर 2 पे है ऑस्ट्रेलिया, तो नंबर 2 पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। नंबर थ्री पे ब्राजील बन गया, तो ब्राजील नंबर 3 पे। तो नंबर 4 पे कौन है, इंडिया है। तो एक और 4 एक साथ मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपके 4 देश चाबी से याद रखने हैं। तो चाबी समझ में आ गया होगा, CH चाइना, A से ऑस्ट्रेलिया, B से ब्राजील, और I से इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में लोह अयस्क की पेटियां पाई कहाँ जाती है, भारत में लोहा कहाँ पाया जाता है। तो जब हम भारत में लोहे की बात करते हैं तो वो उड़ीसा झारखंड पेटी की जब हम बात करते हैं, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट वाला किस्म का लोहा पाया जाता है। मयूरभंज व केंदुझर जिलों के में जो है बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। बादाम पहाड़ कहाँ पर मिलेगा आपका, जो आपका झारखंड उड़ीसा वाला इलाका है। इसी से सनीद झारखंड के सीभूम जिले में गुआ और नोआमी मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन होता है। तो हेमेटाइट की जब हम बात करते हैं तो वो आपका ये वाला इलाका नजर आ रहा है आपको, गुआ, केंदुझर, मयूरभंज, तो ये वाला इलाका, यहाँ से क्या है आपको हेमेटाइट सबसे उच्च कोटि का लोहा प्राप्त होता है। तो कहाँ है, विशाखापट्टनम, बंगाली खाड़ी में। तो साथ में आपकी फोटो भी क्लिक कर दिए ताकि आपको अच्छे से लोकेशन याद रहे। बंगाली खाड़ी है और ये विशाखापट्टनम, ये पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। तो ये लोकेशन है आपकी जो लोह अयस्क खाने हैं, ठीक है ना। तो लोह अयस्क क्षेत्र में वो जो खान मेन मेन नजर आ रही है आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आपका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। अब यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। और उच्चतम कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है इसमें भी, और इस गुणवत्ता के लिए
14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने आवश्यक श्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो विशाखापट्टनम से जापान दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो हम जो लोहा कहे थे ना कि भाई जापान को अकेला 55% लोहा तो विशाखापट्टनम से या अब पारादीप से भी, तो विशाखापट्टनम और पारादीप से जो लोहा निर्यात होता है जापान व दक्षिणी कोरिया को, साउथ कोरिया को, तो वो हम अकेले जापान को 55% लोहा निर्यात कर देते हैं। नेक्स्ट है भारत में लौह अयस्क की पेटियों की जब हम बात करते हैं तो लौह अयस्क पेटियां और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे बलेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमुकुरु पेटी। तो ये पेटी कहाँ पड़ती है भाई? कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। अब नाम से प्रतीत हो रहा है थोड़ा सा भाई चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तो कौन सा नजर आ रहा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक की जब हम बात करते हैं, ये वाला इलाका जो कर्नाटक है, ये वाला इलाका भारत के जो पश्चिमी तट पे पड़ता है। तो पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुखी खान है, तो कुद्रेमुखी खान से लोहा ईरान को भी निर्यात होता है भाई। कुद्रेमुख निक्षेपक संसार के सबसे बड़े निक्षेपकों में से एक माने जाते हैं और लौह अयस्क कर्द स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। तो जो अयस्क कर्दम क्या होता है? स्लरी, जो पाइपलाइन के पिघले हुए लोहे को जो हम पाइपलाइन के द्वारा वो जो हम बात करते हैं पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के द्वारा, तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर ये देखो चिकमंगलुरु, तुमकुरु और फिर बल्लारी, चित्रदुर्ग, ठीक है ना, कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख इस साइड में हो गया। तो आप यहाँ पर लोकेशन भी देख सकते हैं कौन सी कहाँ पे है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र और गोवा पेटी। तो महाराष्ट्र और गोवा पेटी की जब हम बात करते हैं तो मारमा गोवा एक हमारा बंदरगाह भी है जहाँ से लोहा हम निर्यात भी करते हैं ईरान को, और एक पर्यटन केंद्र के रूप में जो बंदरगाह पर्यटक बंदरगाह कहलाता है वो कौन है? आपका मारमा गोवा है। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं मैग्नीज की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीज का मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां, पेंट बनाने में किया जाता है और भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर हमने जो राज्य लिखे हैं, सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज उत्पन्न होता है वो आपका यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो जो उड़ीसा है 49% है। उड़ीसा कितना है? 49% है उड़ीसा के अंदर। यहाँ आपका कम दिया अंग्रेजी मीडियम में। तो जब हमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में परसेंटेज में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो मैग्नीज है वो कंट्री कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर कौन से हैं, और जो अभी जिनके पास मैग्नीज खूब मात्रा में वो कौन कौन सा है। तो यहाँ हम बात करेंगे मैग्नीज प्रोड्यूसर कंट्रीज की। जब हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का प्रयोग मतलब उत्पादन होता है, जो पूरे 74%, मान लो 100 किलो अगर पूरे विश्व में उत्पन्न होता है तो उसका 74 अकेला साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया, गैबन, चाइना, गाना, ब्राजील, इंडिया। तो ये तो हो गया 7वें नंबर पे आता है मैग्नीज में। और खनिजों की निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में जो मैग्नीज का दूसरा स्थान है, पहला किसका था? लोहे का। मैग्नीज प्रोड्यूसर स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, पहले नंबर पे उड़ीसा आ जाता है जो 44% है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आ जाता है, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे महाराष्ट्र और पांचवें पे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले नंबर पे उड़ीसा, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये राज्य उत्पादक देश हो गए। तो सेल जो बनता है, सेल के अंदर जो रखा जाता है वो क्या है? मैग्नीज एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नॉन फेरस मिनरल्स, अलोह खनिज की जब हम बात करते हैं, भारत में जो है अलोह खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोध, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट की वितरण से समझे। तो यहाँ कॉपर की बात करते हैं हम। तांबे की जब हम बात करते हैं तो तांबा, भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है और जो हम बात करते हैं यहाँ पर ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का उत्पादन, राजस्थान की खेतड़ी की खानें, है ना, तो ये प्रसिद्ध है। तो हम बात करते हैं जो कॉपर कैपिटल जो कौन होता है, कॉपर कैपिटल किसको कहा जाता है? चिली को कॉपर कैपिटल कहते हैं, तांबा राजधानी विश्व की, क्योंकि चिली में सबसे ज्यादा कॉपर होता है। तो ट्रिपल सी से याद रख सकते हैं, कॉपर कैपिटल चिली, तो ट्रिपल सी हो गया ना। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चिली है। और सेकंड नंबर पे कई बार पेरू आ जाता है, थर्ड नंबर पे चाइना आ जाता है। तो सेकंड नंबर पे यहाँ भी चाइना है, फिर पेरू है। तो ये कॉपर उत्पादक देश है, पहले पे चाइना, दूसरे पे पेरू, तीसरे पे चाइना। ठीक है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं।
अब आता है कॉपर रिजर्व, जो इंडिया में कौन कौन सा सबसे ज्यादा कॉपर रिजर्व, जो राजस्थान में है। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, मध्य प्रदेश है जो कॉपर का, ठीक है। और दूसरे तीसरे नंबर पे झारखंड है। तो ये कॉपर प्रोड्यूसर स्टेट देखे आपने। अब बात आती है बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट की जब हम बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, सभी में जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु इसमें अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट निष्पेक्षों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक इसमें अत्यधिक जो मेलेबिलिटी पाई जाती है, घातवेद्यता पाई जाती है। और भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक हो गया, पठार जो में काले पहाड़ियां हो गई, बिलासपुर घटनी के पठार प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, जो स्टेट वाइज किसके पास सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर उड़ीसा दिखाया जा रहा है आपका, तो उड़ीसा 49% की जब हम बात करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अधात्विक खनिज की। तो अधात्विक खनिज में हम अभ्रक की बात करेंगे। तो अभ्रक, माइका बोलते हैं जिसको आप, है ना। तो अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्रण में पाया जाता है। इसका चादरों में भी जो है विपाटन, जो स्प्लाइट आसानी से पाया जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इनकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा प्रेस करते हैं ना, तो प्रेस जब रिपेयरमेंट करते हैं उसके नीचे जो पत्ती सी मिलती हैं, तो वो क्या है, अभ्रक है। या जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसके अंदर जो लगे होते हैं ट्रांसमीटर से, ये क्या है, अभ्रक के रूप में नजर आते हैं आपको। तो इसका प्रयोग यहाँ पे होता है। अब बात करते हैं माइका। मिक्का छा गया बीबीसी पे, मिक्का छा गया बीबीसी पे, ये ट्रिक लगा के आप माइका को याद कर सकते हैं कैसे, मिक्का छा गया बीबीसी पे। तो जब मिक्का छा गया बीबीसी की जब हम बात करते हैं तो बीबीसी, तो पहले बी से भारत बनेगा क्योंकि मिक्का भारत का, दूसरे बी से ब्राजील बनेगा, तीसरे सी से बनेगा चाइना। तो सी हो गया माइका रिजर्व इन द वर्ल्ड। और प्रोड्यूसर की भी बात करते हैं, यही होगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जो हमारा स्टेट्स है, रिजर्व स्टेट्स कौन कौन सा है। तो उसमें सबसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश से, जो नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है और रिजर्व कंट्री भी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, राजस्थान जो है प्रोड्यूसर भी है और रिजर्व भी है। और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा, ठीक है। तो ये माइका प्रोड्यूसर हो गए, माइका रिजर्व भी हो गए, प्रोड्यूसर भी, दोनों चीजें हो गई यहाँ पे। अभ्रक उत्पादक देश, अभ्रक उत्पादक राज्य। नेक्स्ट आता है चट्टानी खनिज। अब चट्टानी खनिज में जब हम बात करते हैं चूना पत्थर की, तो जब हम बात करते हैं चूना पत्थर की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे लाइमस्टोन। ये कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है और यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। तो चूना पत्थर जो है ना, सीमेंट बनाने वाले उद्योग जितने भी होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और लोह प्रगनल की भट्टी के लिए भी अनिवार्य, तो लोह प्रगनल जो भट्टी होती है जिसमें लोहा पिघलाया जाता है, उसके लिए भी ये उचित होता है, ठीक है। तो अब यहाँ लाइमस्टोन का रिजर्व स्टेट जो है हमारे पास, सबसे ज्यादा जो चूना पत्थर मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो रिजर्व तो राजस्थान के पास है सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, वो प्रोड्यूसर को है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो लोहा बनाया जाता है वो किस तरीके से पिघला के जो टीन तैयार किया जाता है, किस तरीके से टीन तैयार किया जाता है। तो जब हम यहाँ टीन की बात करते हैं, प्रगलन भट्टी होती है, भट्टी के अंदर उसको डाला जाता है। तो यहाँ देख लो आप कि भाई जो 8 टन कोयला होता है, 8 टन कोयले में 4 टन आइसक मिलाया जाता है और फिर 1 टन चूना पत्थर मिलाया जाता है, तब जाके 1 टन इस्पात बनता है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस याद रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, 8, 4, 1 और फिर 1 टन, ठीक है। इस तरीके से हम इस्पात को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये चीजें, कोयला याद आते हैं। जैसे हम पुराने टाइम में क्या करते थे, लकड़ी को इस्तेमाल ज्यादा करते थे, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये जो होते हैं एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं जो एग्जाम में आते हैं कई बार। परंपरागत होते कौन से, परंपरागत जो होते हैं ना, वो स्रोत होते हैं जो हम पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं और जिनको रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल है। तो जैसे कोयला, कोयला की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है यहाँ पे कोयला आ जाता है। तो कौन आता है, कोयला आता है। तो कोयले में भारत में जो कोयला बहुतायत में पाया जाता है, जनरल जिस्म ईंधन है और यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत अपनी वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। तो किस पे निर्भर है, कोयले पर निर्भर है।
जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आकार आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में अक्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है और जिससे कम कार्बन नमी और उच्च मात्रा में नमी। अब बात करते हैं कोयला बना कैसे है। तो भाई बहुत टाइम पहले पेड़ पौधे जीव जंतु जो है नीचे दब गए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उनमें जो दबाव आया, तो जो जितना टाइम पुराना होगा, जो जितना गहराई में होगा, उतना ही कोयला अच्छा होगा, ठीक है ना। और जो दलदली क्षेत्र में होगा वो पीट कोयला, सबसे पिटा हुआ कोयला घटिया किस्म का होगा। तो कोयले के जो प्रकार होते हैं, हम यहाँ पर कोयले के जब प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोयला जब है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट कोयला है। डिवीजन इज बेस्ड ऑन कार्बन। तो कार्बन की मात्रा के हिसाब से जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है वो उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। तो यहाँ पर हम जो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का है, तो लिग्नाइट क्या है कि निम्न कोटि का कोयला है, या पीट कोयला जो सबसे पिटा हुआ कोयला है वो निम्न कोटि का है। एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे उच्च कोटि वाला है, एंथ्रेसाइट सबसे उच्च कोटि का है। और भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो बिटुमिन पाया जाता है। बिटुमिन जो कोयला है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिटुमिन बोले तो भारत है ना, तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है ये पूछ सकता है आपसे। तो भारत में कोयले के दो प्रमुख जो युग थे वो कौन कौन से थे भाई? दो युग थे जो, एक था गोंडवाना युग और दूसरा था टर्सरी युग। जो गोंडवाना युग था वो 200 लाख वर्ष पहले की बात है और टर्सरी युग था जो 55 लाख वर्ष पुरानी बात है। तो गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं, ये प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी वाला इलाका और झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। और गोदावरी महारानी, जो गोदावरी महानदी, सोन नदी, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टर्सरी, मतलब जो बाद में कोयला बना, तो बाद में बना वाला कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पॉइंट नोट करना है। तो बाद वाला जो कोयला बना है वो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो कोयला रिजर्व एरिया है हमारे पास कौन कौन से हैं। तो कोल रिजर्व एरिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हम बात करते हैं झारखंड, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे वेस्ट बंगाल। और कोयला प्रोड्यूसर कंट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे पे इंडिया आता है और तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये कोयले वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप, इंडिया के अंदर ये कोयला रिजर्व देख रहे हैं, जितना भी एरिया देख रहे हैं रेड रेड डार्क डार्क। और इसके बाद जब हम बात करते हैं जो कोयला रिजर्व रूर ऑफ राइनलैंड रीजन कपल्ड विद रिच आयरन डिपॉजिट हैव द जर्मनी इज लीडिंग इंडस्ट्रियल सुपर पावर ऑफ द यूरोप। तो भाई जो जर्मनी का रूरक क्षेत्र है कोयला, उसे जर्मनी का जो रूरक क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? रूरक क्षेत्र को जो बैकबोन बोलते हैं पूरा का पूरा, इंडस्ट्रियल हार्ट भी बोलते हैं इसको। भाई यूरोप का औद्योगिक हृदय किसको बोलते हैं हम? जर्मनी के रूरक क्षेत्र को बोलते हैं, कोयला क्षेत्र को, ठीक है। अब बात आती है पेट्रोलियम के ऊपर। जो पेट्रोलियम की हम बात करते हैं, भारत में कोयले के पश्चात जो ऊर्जा का दूसरा स्थान है जिसको हम यूज करते हैं वो है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है ना। साधन के रूप में इस्तेमाल आता है, जो मशीनों में अनेक जगह हम प्रयोग करते हैं। और कच्चा माल प्रदान करता है कौन? विनिर्माण उद्योगों को। हम जब बात करते हैं यहाँ से वहां सामान ढुलाई वुलाई, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया जो इम्पोर्ट करता है ना, इंडिया, भारत जो है वो 82% जो है ना वो ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। और अब उसने टारगेट बनाया 2022 तक, क्या सोचा है कि मैं 82 से कितना कर लूंगा, मैं 67% तक पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं इंपोर्ट अब कम करूंगा। तो इंपोर्ट कम करने का मतलब क्या? दो अल्टरनेटो पे जाने की बात करूंगा, रिप्लेसिंग विद द कोयल एक्सप्लोरेशन, जो और कोयल निकालूंगा, लोकल एक्सप्लोरेशन करूंगा, रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करूंगा। जैसे भैया मैं सोलर सिस्टम को इस्तेमाल करूंगा, बैटरी वाले उपकरण आ जाएंगे, बैटरी वाले व्हीकल आ जाएंगे, या फिर इंडिजिनस एथेनॉल फ्यूल की जब हम बात करेंगे, जैसे एथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करके वो व्हीकल बनाएंगे। तो इस तरीके से टारगेट बनाया है 82 से कितना? 67। तो ये पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा, जो कंपटीशन लाइन में आपके काम आने वाले हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो को देख रहे हो तो साथ के साथ में आपको नॉलेज एक्स्ट्रा भी चीज़ें मिल रही है। तो कंपटीशन लाइन के हिसाब से ये एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो रहा है। और अभी तक आप दोस्तों शेयर नहीं किए होंगे तो दोस्तों जो आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन लाइन की, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दबानी बटन ही तो दबाना है आपने, शेयर करना है, बच्चे को बताना कि भाई ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जो डिस्टिलाइजेशन आश्वासन होता है पेट्रोलियम को कैसे हम गर्म करते हैं, जो रिफाइनरी होती है उस तरीके में कैसे पेट्रोलियम गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या क्या निकलता है उनसे। तो जब यहाँ भी एक प्रोसेस चलता है पूरा का पूरा, पेट्रोलियम जो आता है पाइप के द्वारा रिफाइनरी के अंदर, फिर उसमें भट्टी में जलाया जाता है। तो भट्टी के द्वारा जो प्रोसेस होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ही
उसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलना शुरू करती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, जब 20 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो गर्म किया जाता है तो पेट्रोलियम गैस निकलती है उसमें से, और फिर जब वो 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो उसमें गैसो लाइन पेट्रोल निकलना शुरू करता है। फिर 300 से ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पर केरोसिन तेल निकलना शुरू कर देता है, और फिर उससे ऊपर डीजल निकलना शुरू करता है। तो पहले पेट्रोल निकलता है, फिर केरोसिन निकलता है, फिर डीजल निकलता है, ठीक है ना। पहले कौन, पेट्रोल निकलेगा, फिर केरोसिन निकलेगा, फिर डीजल निकलेगा। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल फ्यूल जो निकलेगा, जो लुब्रिकेंट के फॉर्म में, फिर नीचे जब हम बात करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल, जो वैक्स मोम वोम निकलना है तो बाद में निकलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकला यहाँ पे, पेट्रोलियम गैस निकला, गैसोलाइन निकला, केरोसिन, फिर डीजल, फिर लुब्रिकेंट निकल सकता है, फिर वो फ्यूल ऑयल, और जिसमें फिर बाइल्यूमन जो सड़कों पे तारकोल बिछाया जाता है तो वो बाद वाली प्रोसेस में निकलता है, जो बचा खुचा रह जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम चार्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम, जो भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है उपस्थित टर्सियन युग की सैलों से मिलते हैं। कौन सी युग की सैलों से मिलते हैं, टर्सियन युग की सैलों से प्राप्त होते हैं। और पेट्रोलियम जो हम बात करते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन जहाँ से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, तो भारत में जो असम है, असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक केंद्र है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो मुंबई का हाई है, और राजस्थान जो गुजरात का अंकलेश्वर और असम है, तो ये बहुत ज़्यादा तेल उत्पादक एरिया हैं अपने। तो अपने भारत देश के कुल उत्पादन का 60% अकेला कहाँ से निकलता है, मुंबई हाई से निकलता है। तो 3 मेजर जो कौन कौन से हैं, मुंबई हाई, अंकलेश्वर और असम, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो तेल निकालने का काम होता है, जो प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी के द्वारा किया जाता है, वो कौन कौन सी हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और एसर ऑयल लिमिटेड है। ये दो कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर हैं, वो यहाँ पर तेल को निकालते हैं, प्योरीफाई कर कर आप तक पहुंचाती हैं। फिर है जो नेचुरल गैस की, जब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस क्या होता है, तो जो प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, भैया आपको पता ही है प्राकृतिक गैस भी कैसे बना है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग से पाई जाती है, अलग से पाई जाती है, उसके साथ भी पाई जाती है। ऊर्जा के साथ साधन के रूप में पेट्रोल रसायन उद्योग के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, क्योंकि भाई जो हम जैसे सीएनजी की गैस से गाड़ी चलाते हैं तो वो क्या होता है, उनका जो उत्सर्जन होता है व्हीकल में से वो कम होता है, इसलिए प्राकृतिक अनुकूल इसको मानते हैं कि अल्टरनेट अच्छा है। तो ये कहाँ कहाँ मिलती है, जो कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे जा चुके हैं, या जैसे खंबात की खाड़ी है गुजरात वाला इलाका, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महत्वपूर्ण, जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एच वी जे है ना। तो हम बात करेंगे 1700 किलोमीटर लंबी हजीरापुर विजयपुर जगदीशपुर एच वी जे गैस पाइपलाइन मुंबई हाई बस जो बेसिन को पश्चिम से उत्तर की ओर अनेक विद्युत अन्य उद्योगों से जोड़ती है। तो वो गैस देखते हैं हम, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी और को आप तक पहुंचाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो रसिया हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गैस जो मिलती है वो रसिया के पास मिलती है। और द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड इन वोल्गा यूराल रीजन। तो वोल्गा जो है, यूराल पर्वत, वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में आता है, तो वो वाला रीजन जो है सबसे बड़ा गैस रिजर्व एरिया निकला है। यूनाइटेड स्टेट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीरियोडिकली। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं जो गैस पाइपलाइन नज़र आ रही है आपको, वो ये है, ठीक है। तो ये हजीरा से लेकर विजयपुर, और विजयपुर से फिर ये जगदीशपुर, ठीक है ना। जगदीशपुर से फिर ये पूरा दिल्ली और गुरुग्राम सोनीपत यहाँ तक ये पहुँचता है। तो यहाँ से इस तरीके से आपके पास गैस पहुँचती है। तो आल्सो नो एज द एच बी जे भी बोलते हैं इसको, एच वी जे तो बोलते हैं, एच बी जे भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो नाम से किस लिए बोला गया है, द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, जो 1986 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और विद ऑपरेशन ऑफ गेल के द्वारा ही गेल ने ये प्रोसेस शुरू की थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे जो ऑयल गैस इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इन अपस्ट्रीम। तो ऑयल गैस जो हमारे पास तक पहुंचती है, तेल गैस पहुंचती है, वो तीन स्टेप के थ्रू आप तक पहुंचते हैं। और 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से, एक होता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या काम करता है, अपस्ट्रीम सिर्फ एक्सप्लोरेशन करता है। अपस्ट्रीम में जो सारे कार्य भारत संभाले जाते हैं, तेल को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। और मिड स्ट्रीम के द्वारा क्या होता है, मिड स्ट्रीम के द्वारा वो पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। मिड स्ट्रीम में आपका जो ऑयल है, गैस, उसको पहुंचाने का काम किया जाता है। फिर आता है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर उसको प्योरीफाई किया जाता है रिफाइनरी के द्वारा। तो आप तक जो ऑयल गैस जो पहुंचाई जाती है वो 3
कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके तक पहुंचती हैं। जैसे अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम में सिर्फ एक्सप्लोरेशन होता है, मिड स्ट्रीम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, प्योरीफाई होता है। ठीक है ना, पहले अपस्ट्रीम, फिर मिड स्ट्रीम, फिर डाउन स्ट्रीम। आगे समझ में। अब बात करते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है। ओपेक जो कंट्रीज कौन कौन से हैं, ओपेक कंट्रीज की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो है 13 देश आते हैं। तो 13 देश कौन कौन से आते हैं वो यहाँ पर आपके सामने ये दिए हुए हैं, तो इनको टैली कर लेंगे आप। और अभी अभी जो 2020 के अंदर इन्होंने 60 एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ओपेक की बगदाद के अंदर जो बना था ये सितंबर 1960 में, तो 60 वर्ष हो चुके हैं इसको 2020 के अंदर। ठीक है, और इसके जो 5 मेंबर हैं, मेन देश हैं, वो कौन कौन से हैं, वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, ये इसके सॉरी 5 कंट्रीज हैं। बात करते हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की। तो आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग का और विकास का सूचकांक माना जाता है। जैसे भाई अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हो ना, तो उसके हिसाब से माना जाता है कि भाई आप डेवलप्ड कंट्री में हो, और जहाँ बिजली कम है इस्तेमाल करते हैं उसको अनडेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जब हम बात करते हैं, तो द पर कैपिटा पावर कंजप्शन जो इंडिया की है, पर कैपिटा मतलब हम कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो 733.54 किलोवाट पर ईयर इंडिया का एक बंदा इस्तेमाल करता है। तो एक साल के अंदर हम जो वाट इस्तेमाल करते हैं वो 733.54 किलोवाट करते हैं। ये पर कैपिटा पावर कंज्यूम हो गया। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबल एवरेज की जब बात करें, मतलब पूरे विश्व का बंदा कितनी वाट इस्तेमाल करता है, तो वो आता है 2340 किलोवाट। इसका मतलब अभी हम बहुत कम वाट इस्तेमाल करते हैं पर कैपिटा के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ किसी स्टेट में तो बिजली अच्छे से चलती है, किसी स्टेट में बिजली अच्छे से नहीं चलती, उपकरण अच्छे से नहीं चल रहे, बिजली इलेक्ट्रिसिटी हमने हर गांव तक नहीं पहुंचाई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन इंडिया जनरेटेड बाई, जो भारत के अंदर जो बिजली बनाई जाती है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज से बनाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो हम बिजली बनाते हैं थर्मल पावर प्लांट से बनाते हैं 65%। मतलब जो थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं कोयला जला के, तो हम उसको बिजली उपलब्ध कराते हैं आप तक। दूसरे नंबर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जब हम डैम बना के आप तक बिजली पहुंचाएं, जैसे भाखड़ा नांगल डैम है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हमने लगा रखे हैं बिजली बनाने के लिए, तो वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का से हम बिजली बनाते हैं तीसरे नंबर पे। चौथा नंबर आता है सोलर, विंड, बायोगैस। तो इसका मतलब अगर आपको एटमोस्फेयर अच्छा बनाना है तो नंबर 1 कौन होना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा बिजली किससे बनानी चाहिए, सोलर, विंड और बायोमास से बनानी चाहिए। ठीक है, तो एक क्रम याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बिजली हम थर्मल से बनाते हैं, दूसरा हाइड्रो से बनाते हैं, तीसरा न्यूक्लियर और चौथा सोलर का नंबर बाद में आता है। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो भी हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको नवीकरणीय योग्य होते हैं, जिनको दोबारा हम बना सकते हैं, जैसे सोलर हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होते हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो प्रकृति के लिए आसान होते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, और जिनको दोबारा से यूज किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। जैसे पहले नंबर पे सोलर पढ़ेंगे, फिर विंड पढ़ेंगे, फिर जियो, फिर हाइड्रो, फिर बायो और फिर टाइड। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी टू टैपिंग सोलर एनर्जी। तो भाई हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया, जब ग्लोब की हम बात करते हैं, एक होता है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो अपना इंडिया यहाँ स्टेब्लिश है। जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है, तो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं, तो हमारे यहाँ सोलर एनर्जी का हम खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, तो कुछ इलाके हैं हमारे जहाँ हम पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे जो तटीय इलाके हैं जहाँ कंटिन्यू हवाएं चलती रहती हैं, तो ये जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, पवन ऊर्जा की बात करते हैं, उसमें नंबर 1 जो है ना, नंबर 1 वो है आपका डेनमार्क। तो डेनमार्क सबसे ज़्यादा बिजली अपनी पवन ऊर्जा से उत्पन्न करता है। दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, तीसरे नंबर पे चाइना है, और अपना इंडिया चौथे नंबर पे है। तो भारत जो है पवन ऊर्जा से जो भी बिजली बनाता है वो चौथे नंबर पे बनाता है। सबसे ज़्यादा देखो ये वाले इलाके यहाँ जो बिजली उत्पन्न करके अपना विंड से एनर्जी जनरेट करते हैं, यूज करते हैं। अब बात आती है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय थर्मल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें नंबर आता है इंडिया का। तो इंडिया में कुछ जगह हैं जहां हम भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पार्वती वैली है, तो पार्वती वैली कहाँ पर है, पार्वती वैली आपका मणिकरण के पास हिमाचल में है, जहाँ पर भाई पानी भी गर्म निकलता है, वहाँ चावल भी उबाल कर पकाए जा सकते हैं पानी के अंदर, ऐसा इतना थर्मल पावर होता है वहाँ पे।
पूगा वैली जो लद्दाख के अंदर है। तो ये लोकेशन देख रहे हैं आप, जहाँ पर ऊर्जा के स्रोत हैं, किस तरीके से हम जियोथर्मल द्वारा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये लोकेशन देख सकते हैं भारत की कहाँ-कहाँ। और यहीं से हम सोनाटा की जब हम बात करते हैं, सोनाटा है क्या? तो सोनाटा क्या है भाई, जो हम बात, देयर आर 7 जो थर्मल प्रोविंस है, जिसमें हिमालय, सोना, वेस्ट कोस्ट, कॉम्बे और सोन, नर्मदा, ताप्ती। सोन, नर्मदा, ताप्ती ये वाला इलाका, सोन, नर्मदा, ताप्ती। तो सोन नदी इधर है, ताप्ती नर्मदा इधर है, तो सोन, नर्मदा, ताप्ती इलाके को सोनाटा कहा जाता है। फिर गोदावरी महानदी वाला इलाका। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब बात करते हैं बायोगैस। तो बायोगैस आप जानते हैं, वही गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े आसान तरीके से बनाई जा सकती है, जिसमें हम अवशेष जो कुछ तत्व बचे होते हैं उनको गला सड़ा के, जो पशुओं का अवशेष है उसको डाल के, तो एक मीथेन गैस के रूप में जो बनाते हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो निकल के आती है बायोगैस हमारे पास, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पिक्चर में अच्छे से क्लियर नजर आ रहा होगा आपको। फिर है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय भाई, जहाँ ज्वार भाटा आते हैं तो तटीय इलाके में संभव हो पाएगा ये। तो भारत में ये लोकेशन देख रहे हैं जहाँ से हम तटीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात यहाँ करते हैं कुछ जो हमारे क्वेश्चन हैं, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फॉर्म्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लिविंग रेजिडुअल मास ऑफ वेदरिंग। तो भाई इसमें आता है बॉक्साइट। फिर आता है कोडेरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर विच फॉलोइंग मिनरल्स। भाई कोडेरमा जो है झारखंड के अंदर एक खान थी, वो किस लिए जानी जाती है? तो वो माइका अभ्रक के लिए जानी जाती है। और फिर जो है मिनरल आर डिपॉजिट एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। तो सेडिमेंट्री, स्ट्रेटा फॉर्म में जो कौन होता है, सेडिमेंट्री होता है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन इन द मोनाजाइट रेत। जो केरल के मोनाजाइट रेत में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है भाई। तो ये आपके राइट आंसर बनेंगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित खनिजों का अपक्षीय जो बॉक्साइट था, इसका आंसर जो है ना, ठीक है। और फिर आता है झारखंड में स्थित कोडरमा। कोडरमा झारखंड में, कोडरमा किस लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है। और फिर आता है जो निम्नलिखित चट्टानों के चट्टान स्तरों में खनिजों के निश्चित संचय होता है, तो भाई वो अवसादी। तो यहाँ देखो एक नया नाम देखने को मिला, तलछटी। तलछटी चट्टान एक नया नाम देखने को मिला, जो इंग्लिश में तो सही था सेडिमेंट्री, और हिंदी में तलछटी चट्टाने मिला। फिर मोनाजाइट रेत में क्या पाया था भाई? थोरियम निकाला जाता है। केरल की मोनाजाइट रेत से थोरियम निकाला जाता है। तो ये जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के लास्ट में जो किए जाते हैं। तो आशा है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो कम्पिटिटिव लाइन से जुड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आपको एक बार फोकस करना पड़ेगा एनसीईआरटी पे। अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया तो आप देख चुके हैं बहुत सारे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सीधे पेपर में आते हैं, फिर आप डाउट में चले जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो वो आता कहाँ से? एनसीईआरटी से आता है। तो एक अच्छी पहल की है हमने, एनसीईआरटी की वीडियो बनाई है आपके लिए, बहुत मेहनत करके टाइम निकाल के अपने जो अपने शेड्यूल में से, क्योंकि हमें ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं, फिर दूसरे लेक्चर भी लेने होते हैं, तो उसमें से एक फिर ट्रैवल भी करना है, तो हमने स्लाइड भी बनानी होती है, टाइम लगता है। और फिर इतनी मेहनत की आपके लिए, तो उसका रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा देना चाहिए आप लोगों को। कमेंट भी कमेंट सेक्शन में करने चाहिए। अगर आपको वीडियो में कुछ कमियां लगती हैं वो भी बतानी चाहिए, ताकि एक पंचुअलिटी बनी रहे, एक अच्छी सीक्वेंस बना रहे, और हम उन वीडियो को कंटिन्यू करते रहें अच्छे तरीके से, और उनको इम्प्लीमेंट करते रहें आपके जो सजेशन है। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।